Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके साथ ही आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है इसका प्रोसेस भी मैंने बताया है। वहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी, चाहे वो मंथली करंट अफेयर की हो या फिर डेली करंट अफेयर की वीडियो की हो। ओके, तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा घरे एलईडी योजना की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने अम्मा घरे एलईडी योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या किया जाएगा कि इसमें लगभग 95 लाख परिवार जो कि इसी स्टेट के हैं उनको 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे फ्री में। ठीक है, कितने एलईडी बल्ब? 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे जो कि प्रत्येक होंगे 9 वाट के। 9 वाट के एलईडी बल्ब होंगे। 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे इन 95 लाख परिवारों को। अब ये 95 लाख परिवार ही क्यों चुने गए हैं? क्योंकि ये 95 लाख परिवार वे परिवार होंगे, वो फैमिलीज होंगी जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत संबद्ध रखते होंगे, उसके लाभार्थी होंगे। ठीक है, अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट यानी अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम या योजना कह लें, तो उसके तहत जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होंगे, रजिस्टर्ड फैमिलीज होंगी जो उसके लाभार्थी होंगे, वो टोटल है 95 लाख। और इनको दिया जाएगा अम्मा घरे एलईडी योजना के तहत 4 एलईडी बल्ब। ठीक है, तो अम्मा घरे एलईडी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। ठीक है, अब उड़ीसा आया है तो इमेज में देखिए, मैप में आपको दिख रहा होगा उड़ीसा, भारत के मैप में। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में हुआ था इस बार हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के चीफ जस्टिस हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्यदेव झावेरी। कौन है? कल्पेश सत्यदेव झावेरी हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने राज्यों ने रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना यानी कि रेणुका जी मल्टी प्रोजेक्ट डैम स्कीम के तहत कुल 6 राज्यों ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 6 राज्यों ने, 6 स्टेट ने। अब ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तो ये 6 राज्य हैं जिन्होंने रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये समझौता हुआ नई दिल्ली में। इस समझौते में हुआ ये कि 3 स्टोरेज प्रोजेक्ट खोले जाएंगे, यमुना नदी पर बनाए जाएंगे। ठीक है, 3 भंडारण परियोजनाएं, स्टोरेज प्रोजेक्ट, और 2 परियोजनाएं उसकी सहायक नदियों पर। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं टोंस और गिरी, जो कि हैं उत्तराखंड और झारखंड राज्य के कार्यक्षेत्र में आती हैं, रीजन्स में आती हैं उत्तराखंड और झारखंड के, तो वहाँ पर 2 परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। तो 3 परियोजनाएं हो गई यमुना नदी पर और 2 परियोजनाएं यमुना की सहायक नदी जो टोंस और गिरी है वहाँ पर बनाई जाएंगी, शुरुआत की जाएंगी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड और झारखंड राज्य के रीजन्स में आता है, क्षेत्र में आता है। क्लियर है? तो रेणुका जी मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट को इन 6 राज्यों के 6 स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मिल करके इस पर समझौता किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन किया गया। ये फेस्टिवल 3 दिवसीय होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 दिनों तक ये चलेगा। इसका आयोजन होगा बंगाल फिश फेस्ट का। इसका आयोजन क्यों किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है जो मछली पालन के क्षेत्र में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट है, उसके बारे में वहाँ की पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, शो करने के लिए। ठीक है, सरकार की अचीवमेंट को। किस सरकार की? बंगाल सरकार की, पश्चिम बंगाल सरकार की। ओके, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल के मत्स्य विभाग द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल के फिशर डिपार्टमेंट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ओके, तो 3 दिवसीय ये फेस्टिवल होगा बंगाल फिश फेस्ट 2019। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। तो पश्चिम बंगाल आया है तो आप लोग इमेज में देखिए, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन हैं?
तो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं देवाशीषकर गुप्ता। कौन है? देवाशीषकर गुप्ता। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ इनके चीफ जस्टिस का नाम याद रखने के लिए। आपको बोलना है कि दुबे जी गए गुजरात और गुप्ता गए कलकत्ता। क्या? दुबे जी गए गुजरात और गुप्ता गए कलकत्ता। तो जो देवाशीषकर गुप्ता हैं वो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जो दुबे हैं मैंने बताया गुजरात गए, तो गुजरात के चीफ जस्टिस हैं अनंत सुरेंद्र राय दुबे। कौन है? अनंत सुरेंद्र राय दुबे। तो आपको याद रखना है कि दुबे गए गुजरात और गुप्ता गए कलकत्ता। ठीक है, गुप्ता और कलकत्ता से थोड़ा सा आपको रिदम मिल रहा है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। जब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा चीफ जस्टिस पर, तो उसमें मैं लगभग सभी स्टेट्स के चीफ जस्टिस का नाम ट्रिक वाइज आपको याद करा दूंगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, मैं लाऊंगा जरूर उस वीडियो को, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का डिप्टी NSA यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका नियुक्त किया गया है चार्ल्स कुपरमैन को। किसे? चार्ल्स कुपरमैन को। इमेज में आपको जो दिख रहे हैं यही हैं चार्ल्स कुपरमैन, और ये बनाए गए हैं अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इनको नियुक्त किसने किया है? इनको नियुक्त किया है राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अमेरिका के। अब अमेरिका आया है तो हम लोग अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट रिवाइज करते हैं। तो अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हैं 45वें नंबर के राष्ट्रपति। अच्छा, आपको 41वें नंबर का राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था। HW बुश थे। ठीक है, जॉर्ज HW बुश का निधन हुआ, जो कि 41वें नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। इनको भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की मुद्रा होती है USD यानी कि US डॉलर, और अमेरिका की संसद का नाम होता है कांग्रेस। इतना आपको अमेरिका से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है ब्रह्मदत्त को। किसे? ब्रह्मदत्त को, यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ब्रह्मदत्त जो कि इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यस बैंक। ओके, ये अभी तक 2013 से लेकर के अभी तक ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे यस बैंक के ही, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अब ये बन गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यस बैंक। ओके, और ये बने रहेंगे 4 जुलाई 2020 तक। कब तक? 4 जुलाई 2020 तक ये इस पद पर रहेंगे। अब यस बैंक आया है तो हम लोग यस बैंक के बारे में थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। तो यस बैंक जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO हैं राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर हैं इसके CEO यस बैंक के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानद रैंक से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में नेपाल के, कहाँ के? नेपाल के सेना प्रमुख जो हैं जनरल पूर्णचंद थापा। कौन? जनरल पूर्णचंद थापा। इनको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना की जनरल रैंक की मानद रैंक से सम्मानित किया है। अब ये मानद रैंक क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो भारतीय सेना में जो जनरल की पोस्ट होती है, जो जनरल की रैंक होती है, उसी रैंक से नवाजा है नेपाल के सेना प्रमुख को, जिनका नाम है जनरल पूर्णचंद थापा को। और इनको सम्मानित किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ये मैंने बताया जनरल पूर्णचंद थापा, जो कि हैं नेपाल के सेना प्रमुख। इनकी नियुक्ति हुई थी सितंबर 2018 में। ओके, अब नेपाल आया है तो हम लोग नेपाल के बारे में कुछ और भी पॉइंट जानेंगे। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। नेपाल की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। तो इतना आपको नेपाल से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने इंटरसेप्टर नौकाओं को नौसेना में शामिल किया? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए 2 इंटरसेप्टर नौकाओं को, यानी 2 इंटरसेप्टर बोट्स को इंक्लूड किया है सेना में। ठीक है, अब ये क्यों इंक्लूड किया गया है? आपको याद होगा 26/11 में मुंबई हमले हुए थे, आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में। ठीक है, टेरर अटैक हुआ था मुंबई में। तो उसके बाद से नौसेना, जो भारतीय नौसेना है, उसने सागर प्रहरी बल का गठन किया था। किसका? सागर प्रहरी बल का। उसी के तहत FIC को ऐड किया गया, सागर प्रहरी बल के तहत। FIC मतलब फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। तो जो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये उथले पानी में, यानी कि जो सैलो वाटर होते हैं, उसमें काम करने में ये सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। FIC यानी कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट।
तो ऐसे ही 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को ऐड किया गया है इंडियन नेवी में। ओके, तो अब इंडियन नेवी आया है, भारतीय नौसेना आया है, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वैसे नई दिल्ली में तीनों सेनाओं का मुख्यालय है, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो या फिर वायु हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदि गोदरेज को। किसे? आदि गोदरेज को। चलिए अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आदि गोदरेज के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने गोदरेज कंपनी का नाम सुना होगा, तो उसके ये गोदरेज ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं आदि गोदरेज। ठीक है, और इनको ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ICSI का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता क्या है। उनका पूछना भी जायज़ था, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम आप लोग हर फील्ड में सुना करते हैं, चाहे वो गेम हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कहीं पर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी फील्ड में, किसी स्पेशल फील्ड में वर्क कर रहा है, तो उसकी लाइफ भर की यानी कि जीवन भर की उपलब्धियां, यहाँ जीवन का मतलब है कि जब तक उसका कार्यकाल रहा हो। ओके, यानी कि उसका टाइम पीरियड, वर्किंग टाइम पीरियड, तो उसके कार्यकाल के दौरान, पूरे कार्यकाल के दौरान जितने भी उसके अचीवमेंट हैं उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मैक्सिमम देखा जाता है कि उसकी रिटायरमेंट के दौरान, या फिर रिटायरमेंट होने के बाद, या फिर हो सकता है जब वो काफ़ी समय तक उस कंपनी में या उस फील्ड में वर्क किया हो, तो इसके लिए दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सिंपल सा इसकी डिफिनीशन के लिए आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी उसकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी फील्ड में हो, इसमें कोई निश्चित नहीं है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी एक खास फील्ड में दिया जाता है, किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो, गेम हो या किसी भी फील्ड में हो। ओके, किसी कंपनी के भी हो। तो ICSI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आदि गोदरेज को। इनको क्यों मिला है? ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में CTDP की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में CTDP की चौथी बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब ये CTDP क्या है? CTDP का मतलब है काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। क्या होता है फुल फॉर्म? काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, यानी कि व्यापार, विकास और संवर्धन परिषद। तो इसकी चौथी बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है सुरेश प्रभु ने। अब ये होता क्या है? तो आप लोग नाम से ही जान रहे होंगे कि ये ट्रेड डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए, यानी कि भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए, इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए CTDP का गठन किया गया। और कब किया गया? जुलाई 2015 में। कब? जुलाई 2015 में इसका गठन किया गया। तो इसकी अभी हाल ही में चौथी बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये भी याद रखना है आपको। इसकी अध्यक्षता की है सुरेश प्रभु ने। सुरेश प्रभु एक केंद्रीय मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर हैं, और इनके पास 2 यूनियन मिनिस्ट्री का पदभार है, यानी कि 2 कार्यभार ये संभाल रहे हैं करंट टाइम पर। एक तो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं करंट टाइम पर। और दूसरे ये हैं सिविल एविएशन के, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं, सिविल एविएशन। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा है कि जो हिंदी वर्ड्स होते हैं उनको भी इंग्लिश में बताया कीजिए, तो इसी वजह से मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो CTDP की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक जारी किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक जारी किया है। ओके, अब ये अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक क्यों जारी किया गया है? इसको लॉन्च इसलिए किया गया है जो देश के यूथ इनोवेटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। ओके, अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक, इसका पूरा नाम है अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक, नई दिशाएं, नया निर्माण, नया भारत। ओके, तो इसको जारी किया है नीति आयोग के AIM ने। किसने? AIM। अब ये AIM क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन है AIM का फुल फॉर्म। तो ये नीति आयोग के AIM ने लॉन्च किया है।
AIM के बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें तो नाम से आपको लग रहा होगा इनोवेशन मिशन, यानी कि जो भारत में इनोवेशंस होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई अटल इनोवेशन मिशन की। तो इसका गठन किया गया नीति आयोग के देखरेख में। तो इसने अभी हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक जारी की है। अब नीति आयोग आया है तो हम लोग नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। इसके बारे में मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो इतना आपको नीति आयोग से पता होना चाहिए। ओके, जैसे ही कोई संस्था का नाम आता है उससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट होते हैं, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, और जितनी बार आता है उतनी बार बताता हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। जितनी बार कोई आयोग हुआ, कोई भी संस्था हुई, उसके बारे में जो भी चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो उसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लिया करो। क्योंकि आप लोग ऐसे बार बार रिवाइज करते रहोगे तो जैसे मेरी आदत बन गई है कि मैं तुरंत जैसे ही नाम आता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ऐसे ही आपकी भी आदत बन जाएगी। जैसे नीति आयोग आया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और करंट टाइम पर कौन है जानते ही हो। उपाध्यक्ष का नाम, CEO का नाम और इसका फुल फॉर्म, ये तुरंत आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो संस्थाएं होती हैं वहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, और ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन उन्नत मॉडल एकल खिड़की की मंजूरी मिली? तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच, किसमें? भारत और जापान के बीच एडवांस मॉडल सिंगल विंडो एग्रीमेंट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ओके, भारत और जापान के बीच होना है ये एग्रीमेंट, ये समझौता, एडवांस मॉडल सिंगल विंडो उन्नत मॉडल एकल खिड़की। ओके, अब इसमें क्या होगा? इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, इस एडवांस मॉडल सिंगल विंडो एग्रीमेंट के तहत। और ये समझौता किसके किसके बीच होगा? भारत और जापान के बीच। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। ओके, अब जापान आया है तो हम लोग जापान के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार जापान के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। तो याद हो गया है तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। जापान की राजधानी होती है टोक्यो। टोक्यो में होना है 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, और जापान की मुद्रा होती है येन। जापान के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, और जापान की संसद का नाम होता है डाई। ओके, तो बस दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। सिवाय कंट्रीज़ के मैप के, कंट्रीज़ की मैपिंग पर मैं वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो जल्द ही मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा और काफ़ी अच्छा लेकर आऊँगा। तो कंट्रीज़ के मैप के अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैं रोज़ पूछता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन था हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है करंट टाइम पर मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मणिपुर का जो है एरिया वो नहीं आता, क्योंकि मणिपुर का अपना एक हाईकोर्ट है। ओके, तो मणिपुर हाई कोर्ट नहीं आता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और असम, ये 4 राज्य आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं AS बोपन्ना, और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर। तो इन दोनों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी को उनके कहाँ के प्रसिद्ध भाषण या स्पीच के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पर एक फेमस स्पीच दी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना? तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो, जो भी पॉइंट आप लोग लिंक कर पाएँ, आप लोग लिंक करके जरूर लिखना। अगर आप लोग चीज़ों को एक बार लिख लेते हो तो वो आपसे जल्दी भूलती नहीं है, तो इस वजह से आप लोग लिख कर पढ़ाई किया करो। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ऐसे ही डेली की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.